हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन माय मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं केवीएस एलिजिबिलिटी 2022-23 के बारे में। तो आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो है वो आरटीआई के द्वारा जो है वो जवाब मांगा गया था कि केंद्रीय विद्यालय में गवर्नमेंट टीचर के कितने पद जो हैं वो रिक्त हैं। तो केवीएस की तरफ से जो है इस आरटीआई के जवाब में जो है वो दिया गया था कि टोटल कितने पद रिक्त हैं, जो कि आपकी पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी मतलब प्राथमिक शिक्षक के। तो यहाँ पर टोटल पद बताया गया था 10,114। यदि आप वो आरटीआई वाला वीडियो नहीं देखें तो आप उसको देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक जो है वो रहेगा। तो यहाँ पर जो केवीएस के द्वारा बताया गया है कि 10,114 पद जो है वो आपके टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों के जो हैं वो पद आपके रिक्त हैं। जो कि सब यहाँ पर आप पद देखेंगे तो पीजीटी के 1,942 पद जो हैं वो रिक्त थे और 3,850 जो हैं वो आपके टीजीटी के थे और पीआरटी मतलब प्राथमिक टीचर के सबसे ज़्यादा पद रिक्त हैं। 4,322 पद जो है वो आपके रिक्त हैं और इसको आप ऐड करेंगे तो टोटल 10,114 पद जो है वो आपका रिक्त होगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये आपकी वैकेंसी कब आएगी, तो देखिए सभी लोग यही बता रहे हैं कि 2 महीने के अंदर जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि आरटीआई के द्वारा जो है वो जवाब सिर्फ मांगा गया है, बाकी वैकेंसी कब आएगी तो केवीएस ही जानेगा। बाकी सब लोग यही अनुमान लगा रहे हैं, सर भी बता रहे थे कि 2 महीने के अंदर जो है आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर बात करेंगे एलिजिबिलिटी को लेकर कि मतलब आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आप पीजीटी हो, टीजीटी हो या फिर पीआरटी केवीएस में टीचर बनना चाहते हैं तब। यहाँ पर जो है वो हम एनएफ डीएलएड के बारे में बात करेंगे, जो कि 2017 से 19 के बीच कराया गया था 10 टीचर को। तो यहाँ पर उनके बारे में भी हम देखेंगे कि वो एलिजिबल हैं कि नहीं एलिजिबल है। आपने इस टाइम पे देखा होगा कि बीएड का ट्रेंड जो है वो हो रहा है कि प्राइमरी से जो है इनको बाहर किया जाए या फिर बाहर हो, और एनसीटी का मामला, इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला आपने देखा होगा। तो यहाँ पर जो है इनके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या जो है ये एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर हम पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के बारे में तीनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम नीचे से चलेंगे। मतलब हम सबसे पहले प्राइमरी टीचर का क्या क्वालिफिकेशन होगा उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए क्या होता है कि केवीएस में काउंसलर होते हैं, नर्स होते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे आर्ट जो मतलब आर्ट एजुकेशन वाले होते हैं, योगा वाले होते हैं, स्पोर्ट कोच होते हैं। फिर इसके अलावा आप देखेंगे कंप्यूटर जो टीचर होते हैं या फिर म्यूजिक कोच होते हैं, इनकी भी वैकेंसी होती है। लेकिन जो आरटीआई के द्वारा जो जवाब दिया गया था उसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सिर्फ टीचर के बारे में बताया गया था, तो इसलिए हम इसके बारे में नहीं बात करें। सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम जो टीचर होते हैं उनके बारे में हम बात करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्राथमिक टीचर मतलब प्राथमिक शिक्षक मतलब पीआरटी के लिए प्राइमरी टीचर के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा केवीएस प्राइमरी टीचर। फिर यहाँ पर जो है वो आपका क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर बताया गया है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर बताया गया है कि सीनियर सेकेंडरी मतलब आपका जो है वो 12th होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे 12th में जो है वो आपका 50% नंबर जो है वो आपका होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। फिर यहाँ पर थोड़ा सा रिजर्वेशन का भी हम बात करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर बताया गया कि 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब डीएलएड होना चाहिए। और वो जो है आपके स्टेट में जो है वो किसी भी नाम से चलता हो वो जो है वो चलेगा, एनसीटी यदि अप्रूवल किया है तो। क्योंकि आप देखे होंगे डीएलएड कहीं बोला जाता है, कहीं पर यूपी में जैसे बीटीसी भी इसको कहा जाता है, कहीं पर बीएसटीसी कहा जाता है। फिर इसी तरीके से अलग अलग स्टेट में कुछ अलग अलग नाम होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो डीएलएड जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन को किसी और नाम से भी जाना जाता है, तो वो जो है यहाँ पर एलिजिबल है। मतलब आपका ट्वेल्थ जो है मतलब आपका मिनिमम 12th में 50% होना चाहिए और आपने डीएलएड किया है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल जो है वो हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि अब यहाँ पर 50% का क्राइटेरिया मांगा है कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th में 50% आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि रिजर्वेशन का प्रोसेस तो हर एक वैकेंसी में होता है। तो यहाँ पर जो आपका रिजर्वेशन का प्रोसेस होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर होता है। आप सोचेंगे कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन अलग होता है, स्टेट गवर्नमेंट का रिजर्वेशन अलग होता है, तो यस अलग होता है। क्या होता है कि जैसे कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं, यदि हम खास करके यूपी की बात करें तो यूपी में कुछ ऐसी जातियाँ होती हैं जो स्टेट में मतलब यूपी गवर्नमेंट में जो है वो ओबीसी में आते हैं, वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन वही जाति जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वो जनरल कैटेगरी में जो है वो आते हैं। तो इस तरीके से कुछ लोग होंगे तो उनको पता होगा कि इस तरीके का प्रोसेस होता है। तो इसलिए जो है वो आपको यूपी स्टेट की रिजर्वेशन का प्रोसेस नहीं लगाना है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन का प्रोसेस जो है वो आपको लगाना है। तो उसके हिसाब से आप मतलब किस कैटेगरी में आ रहे हैं और आपका कैटेगरी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है किस कैटेगरी में आ रहा है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर शायद कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि जो यूपी के जो हैं जो गुर्जर नहीं, ये जो क्या होते हैं ये जाट होते हैं, सॉरी यहाँ पर जाट, जैसे यूपी के जो जाट होते हैं शायद कुछ लोग जो हैं वो ओबीसी में भी आते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको जनरल में जो है वो काउंट करती है। तो इसलिए आप रिजर्वेशन का प्रोसेस सेंट्रल गवर्नमेंट का देख लेंगे तो उसी हिसाब से जो है आप रिजर्वेशन का प्रोसेस लगा देंगे। बाकी कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पर हम डिटेल में भी जो है वो हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपने एक जो है वो देखा फर्स्ट ऑप्शन कि आपका 12th में मिनिमम 50% नंबर होगा और आपने डीएलएड किया है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। ध्यान रखिएगा आपका प्राइमरी का जो है वो सीटेट क्वालिफाई जो है वो आपका होना चाहिए।
फिर यहाँ पर क्या है कि अथवा दिया है, फिर यहाँ पर अथवा में यही बताया गया कि आपका 12th में 50% मिनिमम 50% आपका नंबर होना चाहिए। फिर आप 4 साल का बीएलएड किए हैं, मतलब जो आपका बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होता है बीएलएड, वो किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये भी बताया गया कि सीनियर सेकेंडरी मतलब आपने 12th किया हो, 50% आपका नंबर हो और 2 ईयर का डीएलएड आपने किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर जो बताया गया है वो आपके स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए जो है वो बताया गया, जो कि आपको पता है कि स्पेशल एजुकेशन में जो डिसेबिलिटी वालों को पढ़ाने के लिए होते हैं वो जो है यहाँ पर बताया गया। तो ये जो है यहाँ पर तीसरा पॉइंट हो गया। फिर आगे हम यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बीएड के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि ग्रेजुएशन में जो है वो आपका 50% से कम जो है मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है सॉरी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं बल्कि जो आपका ग्रेजुएशन में नंबर है मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन में, तो यहाँ पर बताया गया कि ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क, मतलब आपका बीएड में जो है वो 50% से मतलब नीचे नंबर आपका नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो है वो बताया गया है। नहीं सॉरी, यहाँ पर जो है वो आपका ग्रेजुएशन में नंबर जो है वो बताया गया है, मतलब आपका जो ग्रेजुएशन है वो जो है यहाँ पर 50% से आपका कम नंबर नहीं होना चाहिए, फिर आप जो है वो बीएड किए हों तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जैसे बीएड दिया हुआ है तो वहाँ पर जो है वो स्टार लगाया हुआ है, बाकी यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टार के बारे में जो है वो डिटेल में बताया गया है। यहाँ पर इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसका मतलब यही है कि यदि एनसीटी जो है वो बीएड को प्राइमरी में अप्रूवल करती है तो हम भी जो है वो प्राइमरी में बीएड कैंडिडेट को केंद्रीय विद्यालय में रखेंगे। बाकी यदि एनसीटी नहीं अप्रूवल करती है तो हम भी जो है वो मतलब केवीएस भी जो है वो आपको प्राइमरी में बीएड वालों को नहीं रखेगा। यहाँ पर जो है ये जो है वो साफ साफ कहा गया है स्टार लगाकर। तो यहाँ पर अब देखिए क्या है कि अब यहाँ पर मामला आपका फंस गया, क्योंकि आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है वो आपका मामला पेंडिंग है बीएड को लेकर। तो जब तक जो है वो फाइनल डिसीजन नहीं होता, क्योंकि फाइनल डिसीजन आपके एनसीटी के ऊपर ही जो है वो छोड़ा गया है। तो एनसीटी अब देखिए यस या नो करेगी, यस करेगी तो आप शामिल होंगे, नो करेंगे तो नहीं शामिल होंगे, नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पर जो है इसके बारे में हो गया। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन है ये आपका फर्स्ट क्वालिफिकेशन था जो कि उसमें अथवा करके बताया गया था। और फिर यहाँ पर जो सेकेंड क्वालिफिकेशन बताया गया तो यहाँ पर बताया गया कि आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी जो है वो आपका पास होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो सीटेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। तो यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रिजर्वेशन का प्रोसेस होता है उस रिजर्वेशन के आधार पर आप सीटेट पास हैं तो आप जो है यहाँ पर एलिजिबल हैं। फिर यहाँ पर बताया गया कि आपको जो है वो हिंदी में और इंग्लिश में जो है वो दोनों पढ़ाना और पढ़ना जो है वो दोनों आपको आना चाहिए। फिर यहाँ पर ये भी बताया गया कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज जो है वो होना चाहिए, बाकी इसका सर्टिफिकेट आपको जो है वो नहीं मांगा गया है। तो यहाँ पर जो है ये बात जो है वो हो गया। तो आप एक तरीके से आप देख सकते हैं आपके पास 12th और डीएलएड है और तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, बीएलएड है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन के साथ आपका डीएलएड है तो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, बीएड का है तो भी आप अभी के लिए एलिजिबल हैं। बाकी कोर्ट का फाइनल डिसीजन होने के बाद ही कंफर्म होगा। अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर मामला फंसता है आपका एनआईएफ डीएलएड का मामला। तो देखिए एनआईएफ डीएलएड के लिए जो है वो यूपी नहीं एनसीटी ने साफ साफ बताया गया कि जो एनआईएफ डीएलएड है वो आपके रेगुलर डीएलएड के बराबर है। तो रेगुलर डीएलएड के बराबर मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन जिनका भी 12th में जो है वो 50% नंबर हो, मतलब 50% से ऊपर नंबर हो और आपने जो है वो एनआईएफ से डीएलएड किया है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर दिया है, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन में बीएलएड के बारे में दिया गया है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो आपका ग्रेजुएशन के बारे में दिया गया, फिर यहाँ पर बीएड के बारे में। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है इस ऑप्शन से जो है एनआईएफ डीएलएड वाले एलिजिबल हैं, जो कि एनसीटी ने खुद माना है कि जो एनआईएफ डीएलएड है वो आपके रेगुलर डीएलएड के बराबर है। अब यहाँ पर 18 मंथ का है कितने मंथ का वो कोई मैटर नहीं रखता है। एनसीटी ने साफ साफ बोला है कि जो डीएलएड है उसी के बराबर एनआईएफ वाले भी हैं। तो यहाँ पर जो है कोई दिक्कत एनआईएफ वालों को जो है वो आपका नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर जो था वो आपका पीआरटी का था, जो कि पीआरटी का सब कोई जानना चाहता है क्योंकि प्राथमिक में सबसे अधिक लोग जो हैं वो भरते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम आते हैं आपके टीजीटी को लेकर। तो यहाँ पर जो है वो आप टीजीटी का देखेंगे तो यहाँ पर जो टीजीटी का बताया गया कि आपका ग्रेजुएशन जो है जो आपकी बैचलर डिग्री है वो जो है आपकी बैचलर डिग्री में आपका परसेंटेज जो है वो 50% से आपका ऊपर होना चाहिए। और आपको पता है कि जो रिजर्वेशन का प्रोसेस होता है वो हम जो है वो बता दिए हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है वो यहाँ पर बताया गया कि बीएड या फिर बीएड के समकक्ष जो है वो आपका कोई कोर्स जो है वो आपका होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे बीएड या फिर बीएड के समकक्ष जो है वो आपका कोई कोर्स होगा तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर फंसते हैं जो बीटीसी मतलब जिसको बीटीसी कहते हैं या फिर आप जिसको जो है वो डीएलएड कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इन लोग जो हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है
कि जो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में जो बीएड है या फिर बीएड के अलावा आपकी समकक्ष डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे रेड कलर में, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका सीटेट है वो मतलब सेकेंड पेपर जो है वो आपका क्वालिफाई जो है वो आपका होना चाहिए। फिर यहाँ पर पता है कि आपको जो है वो टीजीटी में जो आपकी टीजीटी की वैकेंसी होती है उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी मैटर जो है वो आपका रखता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो जैसे आप टीजीटी में आप इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि जो आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए वो आपके सभी सेमेस्टर मतलब तीनों साल जो है वो आपका इंग्लिश होना चाहिए। फिर यहाँ पर जो है वो आपकी हिंदी के बारे में बताया गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हिंदी जो है वो आपका तीनों साल होना चाहिए। यहाँ पर आपका एसएसटी के लिए जो है वो बताया गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो जो है वो आपको फॉलोइंग करना है, मतलब दो जो आपका ग्रेजुएशन होता है इसमें जो है वो आपके 2 सब्जेक्ट जो है वो आपके रहने चाहिए इसमें से, जो कि यहाँ पर टोटल आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है हिस्टोरी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स साइंस, और इसमें से जो है वो आपके 2 सब्जेक्ट जो है वो आपके होने चाहिए। तो आप जो है इसके टीजीटी के लिए एलिजिबल जो है वो आप हो जाएंगे। इसी तरीके से साइंस के लिए, संस्कृत के लिए, मैथ्स के लिए भी जो है वो यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो हर एक के बारे में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो आपका बताया गया कि आपका किस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए ताकि जो है वो आप एलिजिबल होंगे। बाकी आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, हम जो है वो टेलीग्राम में जो है इसको शेयर कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिए क्या है कि हम आते हैं पीजीटी को लेकर, जो कि सबसे लास्ट है और सबसे ज़्यादा कम पद जो है वो आपके पीजीटी के लिए है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पीजीटी में जो है वो यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पर आपको मास्टर डिग्री जो है वो आपके पास होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से होने चाहिए जो यूनिवर्सिटी आपके एनसीटी के द्वारा जो है वो अप्रूवल हो। फिर यहाँ पर 50% का मैटर जो है वो यहाँ पर भी दिया गया है। फिर यहाँ पर ये बताया गया कि बीएड आपका होना चाहिए या फिर बीएड के अलावा कोई कोर्स हो, मतलब बीएड के समकक्ष मतलब बीएड के बराबर कोई कोर्स हो तो भी जो है वो आपका एलिजिबल होगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है कि पीजीटी के लिए आप देखेंगे तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो आपका मांगा जाता है, लेकिन केवीएस विद्यालय में पीजीटी में आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, तभी जो है वो आप एलिजिबल होंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए जो है वो आपका सीटेट का कोई मतलब यहाँ पर जो है पीजीटी के लिए आपका सीटेट वगैरह नहीं चाहता है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो सब्जेक्ट बताया गया कि पीजीटी जो आपकी इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिर कॉमर्स, फिर इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट के बारे में जो है वो बताया गया। तो आप यहाँ पर जो है वो अच्छे से देख सकते हैं। कंप्यूटर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मामला है वो आपके केवीएस पीजीटी का कंप्यूटर साइंस का। तो देखिए यहाँ पर बीटेक वाले और इस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके क्वालिफिकेशन में बहुत सारी डिग्रियों का जो है वो जिक्र किया गया। तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, अच्छे से आप एक एक पॉइंट को जो है वो देख सकते हैं। इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम पे जो है वो शेयर कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो था केवीएस एलिजिबिलिटी के बारे में था कि केवीएस में आप टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है वो आपका क्या क्वालिफिकेशन, क्या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमने डिटेल के बारे में देख लिया, बाकी कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा तभी हम देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि कुछ जातियाँ जो हैं वो अलग अलग मतलब स्टेट में अलग और सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग आती हैं। तो यहाँ पर जो है उसके बारे में जो है वो हम बता दें। अब यहाँ पर थोड़ा सा सीटेट का नंबर के बारे में हम बता दें। तो देखिए सीटेट का आपका नंबर जो होता है, जो सीटेट होता है, सीटेट किस तरीके से रिजर्वेशन देता है, यदि उस रिजर्वेशन के थ्रू आप पास हैं तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, बिल्कुल आप टेंशन जो है वो ना लें। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से इसके क्वालिफिकेशन के बारे में हमने डिटेल में जो है वो बात कर लिया। बाकी कोई आपका क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, यदि हम उसका रिप्लाई जानेंगे या फिर उसका आंसर जानेंगे तो हम जो है वो बिल्कुल रिप्लाई कर देंगे। तो इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम पे शेयर कर दें। यदि अभी तक जो है आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।